हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का आपके YouTube चैनल MSKBM इंस्टीट्यूट में स्वागत है। देखिए, हम लोग क्या कर रहे थे, क्लास 10th का चैप्टर वाइज सीरीज चला रहे थे। तो उसमें हम लोग चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को बहुत अच्छे से समझ चुके थे। चैप्टर 3 में भी हमने 4 से 5 टॉपिक कवर कर लिया था। अब हम लोग का जो लास्ट टॉपिक बचा हुआ उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, हम लोग पहले क्या क्या पढ़ चुके हैं। यदि आपको एक बात बता दें तो एक हम लोग ग्राफीय विधि पढ़ चुके थे। हम लोग कौन सा मेथड पढ़ चुके थे? ग्राफीय विधि पढ़ चुके थे, ठीक है, जिसको हम लोग ग्राफिकल मेथड बोलते हैं। ग्राफीय विधि के बाद हम लोग क्या क्या पढ़ चुके थे यदि बात करें तो हमने प्रतिस्थापन विधि पढ़ लिया था, प्रतिस्थापन विधि। और यदि हम लोग बात करें तो प्रतिस्थापन के बाद हमने पढ़ा विलोपन विधि। विलोपन विधि के बाद हमने पढ़ा था वज्र गुणन विधि। ये 4 विधि हम लोग पढ़ चुके थे। और इसके साथ साथ हमने क्या पढ़ा था? कंडीशन पढ़ा था, शर्तें पढ़ी थी लाइन के पैरेलल होने का, लाइन के इंटरसेक्टिंग होने का। जब लाइन एक दूसरे को क्या करती है? काटती है। लाइन जब रेखा जब एक दूसरे क्या होती है? समानांतर होती है। और जब रेखा क्या होती है? समपाती होती है, मतलब कोइंसिडेंट लाइन होती है। दोनों एक ही होती है। इसके शर्तें को पढ़ लिया था। यदि आप लोग इसके बारे में नहीं पढ़े हैं तो आप हमारे वीडियो को फॉलो कीजिए, आप उसे देखिए। आपको एक एक करके ग्राफीय विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्रगुणन विधि और इसके जो शर्तें दी गई है वो सब आपको पता चल जाएगा कि हम लोगों ने वहाँ पे किस तरह से इस सब मतलब इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए किस तरह से इसका यूज किया। ठीक है, आज हम लोग इसके आगे पढ़ते हैं। तो इसी में क्या है कि क्वेश्चन का कुछ लेवल को हम क्या कर दिए हैं? अप कर दिए हैं। मतलब क्वेश्चन थोड़ा सा है, अब थोड़ा सा टफ होगा। टफ मतलब सिर्फ कहने के लिए टफ है, वो आसानी रहेगा सिर्फ। तो इसलिए देखिए क्या लिखा हुआ है, दो चरों के रैखिक समीकरणों के युग में बदले जा सकने वाले समीकरण। मतलब स्टार्टिंग में आपको डायरेक्टली नहीं दिया रहेगा कि वो दो चर में रैखिक समीकरण है, लेकिन थोड़ा सा आप यदि किसी का वैल्यू कुछ पुट कर दीजिएगा, कुछ उसके बदले दूसरा रख दीजिएगा, तो हम उसको बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हैं? रैखिक समीकरण में बदल सकते हैं। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखिए उसके बारे में लिखा गया। इस अनुच्छेद में हम ऐसे समीकरणों के युग्मों के बारे में चर्चा करेंगे जो रैखिक नहीं है, परंतु कुछ उपयुक्त प्रतिस्थापनों द्वारा उसके जगह पे हम किसी दूसरा का वैल्यू पुट करके उसको प्रतिस्थापित करके इन्हें हम क्या कर सकते हैं? रैखिक समीकरणों के रूप में बदल सकते हैं, इन्हें बदला जा सकता है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग कुछ उदाहरण द्वारा अभी समझेंगे, ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह से हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, आप लोगों को एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ, यदि आपने विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्रगुणन विधि नहीं देखा और किसी में भी कोई डाउट है तो आप एक बार वीडियो जरूर देखिए, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। और एक और मैं बात बता देना चाहता हूँ कि यदि आपको एक्सरसाइज 3.1 से लेकर 3.5 तक, देखिए अभी ये जो स्टार्ट किया हूँ मैंने वो 3.6 एक्सरसाइज है, जस्ट पहले का उदाहरण को स्टार्ट किया गया, तो आप समझ जाइए 3.6 भी। तो 3.1 से यदि 3.6 में, मतलब एक तरह से कहने का मतलब ये है कि ये 3.6 सबसे लास्ट है। इसके बाद इसमें कोई एक्सरसाइज नहीं है। एक एक्सरसाइज है जो ऑप्शनल करके, अतिरिक्त करके 3.7। 3.7 वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके प्रैक्टिस करने के लिए दिए गए हैं। तो चैप्टर 3 में आपको यदि कहीं पे भी कोई डाउट हो, किसी भी क्वेश्चन में यदि डाउट हो, तो आप हमें क्या कीजिए, कमेंट कीजिए कि हमको इस एक्सरसाइज का या फिर इस प्रश्नावली का इतना क्वेश्चन नंबर हमको डाउट है, हमको वो समझ में नहीं आ रहा है, सर एक बार समझा दीजिए। तो मैं कोशिश करूँगा कि 2 से 3 दिन में आपको वो वीडियो के माध्यम से मिल जाए। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसमें क्या दिया है, 2/x + 3/y = 13 और 5/x - 4/y = -2। तो देखिए पहले मैं इसे किस में, रैखिक समीकरण में बदल के दिखाऊंगा, ठीक है, उसके थ्रू सॉल्व करूंगा। उसके बाद आप वीडियो में बने रहिएगा, तो आपको इसका एक और इंटरेस्टिंग मेथड बताऊंगा, बिना उसको मतलब क्या बोल सकते हैं आप, बिना रैखिक समीकरण में चेंज किए ही आप इस सवाल को बना सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आप वीडियो में बने रहिए। देखिए हम लोग सबसे पहले तो रैखिक समीकरण किस तरह से था हम लोग का, ax + by + c = 0 होना चाहिए। ठीक है, इस तरह का रैखिक समीकरण होता है। 2 होने पे यहाँ पे a1 b1 c1 हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, a2x + b2y + c2
मतलब कि उसमें क्या होता था, y जो रहता था वो ऊपर में रहता था, x और y उसका पावर कितना होता था 1 होता था, मतलब डायरेक्टली इनटू में रहता था। यहाँ पे यदि आप देखिए तो x और y जो है वो नीचे लिखा हुआ है, x और y क्या लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है। तो इस तरह से के क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आप इस क्वेश्चन को देखिए, आप कुछ सोचिए कि इसको हम कुछ चेंज कर सकते हैं क्या। तो देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा कि 2 टाइम्स 1/x इसको हम लोग लिख सकते हैं 2/x को, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 2/x को तो वही आ जाने वाला है, 2 इंटू 1/x ही आएगा, दोनों तो सेम ही चीज़ लिखा हुआ है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1/x प्लस उसी तरह हम क्या लिख सकते हैं इसको 3 इंटू 1/y बराबर कितना 13। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 1/x को यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, माना कि क्या करते हैं हम लोग, माना कि 1/x बराबर a और 1/y बराबर b, तो 1/y बराबर b हो गया। तो देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ मेरा, 1/x की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, a रख सकता हूँ, तो मैंने यहाँ a रख दिया तो 2a हो गया, प्लस 3 1/a की जगह क्या, 1/y की जगह क्या रख सकता हूँ, b रख सकता हूँ, तो हमने रखा 3b बराबर कितना हो गया 13। ये हुआ हमारा समीकरण 1। सेम उसी तरह यदि हम इसको देखते हैं तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 1/x माइनस 4 इंटू 1/y बराबर -2। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, 5a माइनस 4b इज इक्वल टू -2। ये हुआ हमारा समीकरण 2। अब 2 समीकरण आ गए, देखिए a और b सॉल्व करना है। आप यहाँ पे आप आसानी से देखिए a और b में 2 चर आ गए हमारे पास जो रैखिक हैं, और यहाँ से a और b का वैल्यू निकालना है। फिर a और b का जब वैल्यू आ जाएगा तो उसके हेल्प से हम x और y का मान निकालेंगे। ठीक है, ये रैखिक समीकरण आ गए इस तरह से। तो हम लोगों ने बहुत सारा विधि पढ़ा था, प्रतिस्थापन, विलोपन और बीजगुणन, किसी का भी यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए हम लोग इसको विलोपन विधि से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास क्या दिया गया, पहले मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ। दिया गया हम लोग के पास, मतलब 2a + 3b बराबर 13 आया हम लोग के पास अभी, जिसे हमने कहा क्या क्या कहा, पहला ये समीकरण। दूसरा जो है 5a - 4b बराबर -2। तो अगला जो है 5a - 4b बराबर -2। ये रहा हमारा समीकरण 2। अब इसको हम लोग किस विधि से सॉल्व कर रहे हैं, आप किसी भी विधि से सॉल्व कर दे सकते हैं, मैं यहाँ पे विलोपन विधि से सॉल्व कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पे देखिए इसके साथ कितना मल्टीप्लाई किया गया 2, और इसके साथ कितना 5। तो हम दोनों को क्या कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं, मतलब इसको, ये जो समीकरण है उसको हम 5 से कर देते हैं मल्टीप्लाई, और ये जो समीकरण है इसको हम लोग किससे कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इससे क्या होगा कि a का जो गुणांक है वो दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा हम लोग के पास 10a, देखिए 2a था तो 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो हुआ 10a, 3b है यहाँ पे, तो 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा 15b हो जाएगा, और 13 और 5 मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा, 13 × 5 कितना होता है 65। अब 5a 2 से मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा 10a, -4b और 2 से मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा -8b बराबर कितना हो जाएगा -4। अब इसे मैं क्या करता हूँ, देखिए 10a और 10a दोनों सेम है, तो जोड़ने पर क्या होगा, a और b दोनों बच जाएंगे, इसलिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, घटा दूंगा। तो घटाने पर क्या होगा, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे कि घटाने पर क्या होगा, नीचे वाले का साइन क्या होगा, चेंज होगा। देखिए इसमें से मैं इसको घटा रहा हूँ तो नीचे जो है उसका साइन चेंज होगा, तो ये माइनस होगा, और ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, और ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस। मतलब आप ये समझिए कि ये जो समीकरण दिया हुआ है इसमें अब जो इसका मान होगा वो नीचे वाला वैलिड होगा, नीचे वाला जो चिन्ह दिया हुआ, साइन दिया, उसका मान होगा, ऊपर जो साइन है उसका कोई वैल्यू नहीं होगा। अब ये ऊपर देखिए 10a है, नीचे -10a है, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएंगे। यहाँ पे 15b लिखा हुआ है और यहाँ पे 8b लिखा हुआ है, और दोनों क्या है प्लस में, तो 15 + 8 कितना हो जाता है, 15 × 4 19 और 4 23b बराबर, यहाँ पे देखिए 65 प्लस में और 4 ये जो है वो भी प्लस में, तो 65 + 4 कितना हो गया 69। तो b यहाँ से हम लोगों ने कितना लेके आ गया 69 बटे, देखिए b जो है उसके साथ क्या है 23 मल्टीप्लिकेशन में है, तो बराबर के इधर आएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, तो 23 दिया कितना हो जाएगा 69। तो b बराबर 3 आ गए हम लोग के पास। अब b बराबर 3 आप किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, b बराबर 3 आप किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। तो हमने माना कि समीकरण 1 में रखने पर
बी बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर। यदि आपको विलोपन विधि में कोई डाउट है तो आप हमारे वीडियो को फॉलो कीजिए, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिलेगा मैथ चैप्टर वाइज सीरीज का, उसमें जाइए और उसमें देखिए विलोपन विधि, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, वहाँ पे आपको मिलेगा। तो देखिए बी का वैल्यू हम लोग के पास कितना है 3, तो हम लोग पुट करते हैं। देखिए 2a + 3b लिखा हुआ है, यहाँ पे ध्यान दीजिए 3b लिखा हुआ है, तो b के जगह हम लोग क्या पुट करेंगे 3 पुट करेंगे, बराबर कितना 13। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 2a बराबर कितना हो जाएगा 13 माइनस 3 3 जाए 9 है, तो बराबर को 10 जाएगा तो -9 हो जाएगा। तो 2a बराबर हो गया 4, तो a बराबर कितना हो गया हम लोग के पास 4/2, तो a बराबर हो गया 2, तो a 2 हो गया और कितना, देखिए a बराबर 2 हो गया और b बराबर कितना हो गया 3 हो गया। अब आप ध्यान दीजिए a किसे माना था हमने, हम लोगों को x और y निकालना है, तो a हम लोग किसको बोले थे 1/x को और b किसको बोले थे 1/y को, तो a हम लोग का 2 हो गया, मतलब 1/x जो है वो किसके बराबर है 2 के बराबर है। b 3 है, मतलब यहाँ पे 1/y जो है वो किसके बराबर है हम लोग का 3 के बराबर है। तो यहाँ से x कितना आ गया हम लोग का 1/2 और y कितना आ गया यहाँ से हम लोग का 1/3। x कितना आ गया 1/2 और y कितना आ गया 1/3। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या हुआ, यदि किसी को नहीं समझ में आ रहा है कि 1/x बराबर 2 लिखा हुआ था तो x 1/2 कैसे हो गया। देखिए बराबर के ये इधर जाएगा तो x इधर चल जाएगा और मैं 2 को इधर लेके आ जाता हूँ, तो इधर हो गया 1/2 और x उधर चल गया, तो x 1/2 हो गया। आप एक काम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि आपका इक्वेशन जो है वो सही है कि नहीं, सॉल्व सही हुआ है कि नहीं, तो a बराबर 2 और b बराबर 3 आया था, तो आप इसको इसमें पुट करके देख लीजिए। ठीक है, a को हम लोग यहाँ पे 2 रखते हैं, तो 2 इंटू, तो देखिए यहाँ पे आपका जो a बराबर 2 और b बराबर 3 आया है, उसको आप क्या कर सकते हैं इसमें सेटिस्फाई करवा सकते हैं, किसी भी दोनों मतलब दोनों इक्वेशन आप एक बार सेटिस्फाई करवा के देख लीजिए कि आपका आंसर सही है या गलत है। तो 2 इंटू ए लिखा हुआ है तो a के जगह हम लोग 2 रखेंगे, प्लस 3 इंटू बी लिखा हुआ है तो b के जगह हम लोग 3 रखेंगे। तो 2 2 जा 4 और 4 + 9 कितना हो जाएगा 13। तो अब ध्यान दीजिए बराबर में कितना लिखा हुआ समीकरण 1 के बराबर में 13 ही लिखा हुआ, मतलब सही है। अब दूसरा समीकरण को देखिए तो 5 इंटू ए लिखा हुआ था, 5 इंटू 2 होगा 10, माइनस 4 इंटू बी लिखा हुआ है तो बी के जगह होगा 3। अब देखिए यहाँ से 10 माइनस 12 कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा, और देखिए यहाँ पे -2 लिखा हुआ है, मतलब आपका जो x बराबर 1/2 और y बराबर 1/3 आया है वो बिल्कुल सही है। देखिए a और b को हमने इसमें रख के चेक किया। आप क्या कर सकते हैं कि x और जो y का वैल्यू आया है वो आप मेन इक्वेशन जो दिया हुआ है आप इसमें भी रख के चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए कितनी आसानी से हमने क्या किया, इसे समीकरण में बदल दिया, आसानी से रैखिक समीकरण में और उसको हल कर दिया। देखिए इसको मैं क्या बोल रहा था कि बिना इसको रैखिक समीकरण में चेंज किए भी बनाया जा सकता था। कैसे बनाया जा सकता था, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा 2/x + 3/y बराबर कितना था मेरे पास 13, और दूसरा इक्वेशन क्या था 5/x - 4/y, 5/x - 4/y बराबर कितना लिखा हुआ है -2 लिखा हुआ है। तो देखिए ये था हम लोग का समीकरण 1 और ये था हम लोग का समीकरण 2। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि 1/x 1/y जरूर लिखा हुआ है, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे कि आप डायरेक्टली 1/x का कोफिशिएंट देखिए कि कितना है। तो 1/x का यहाँ कोफिशिएंट 2 है और यहाँ पे कितना है 5 है, तो आप इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और आप इसको 2 से कर दीजिए मल्टीप्लाई। तो ऊपर में मल्टीप्लाई कितना होगा 10/x, प्लस इस 3 का 5 के साथ होगा, ऊपर ऊपर मल्टीप्लिकेशन होता है नीचे तो होता नहीं है, तो 15/y बराबर कितना हो जाएगा 65। सेम उसी तरह इसका करेंगे हम लोग, तो कितना आएगा 10/x माइनस कितना आएगा 8/y बराबर कितना आ जाएगा -4। अब इसको सेम उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, जिस तरह यहाँ पे हम लोग क्या करते थे सब्ट्रैक्ट करते थे, तो यहाँ पे घटाने पर जब हम लोग लिखेंगे घटाने पर, तो अब ध्यान दीजिए ये माइनस होगा और ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा, ये और ये कैंसिल आउट। अब देखिए इधर कितने आएंगे 15/y प्लस 8/y, तो देखिए नीचे तो y ही रहने वाला है, तो 15 + 8 डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे। जिसे नहीं समझ में आ रहा है उसे मैं इधर देखिए बता देता हूँ, 15/y प्लस 8/y लिखा हुआ है, तो y हमने एलसीएम लिया तो 15 + 8 ऊपर डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे, तो 15 + 8 15 + 8 कितना होता है 23/y, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे 23/y बराबर, इधर तो सिंपल है 65 और 4 जोड़ के कितना हो जाएगा 69 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे बेसिकली क्या हो गया हम लोग का, देखिए इस y को हम क्या कर सकते हैं इधर लेके जा सकते हैं और इस 69 को इधर लेके ला सकते हैं,
तो 23/69 इधर आ गया और इधर बच गया हम लोग का y। तो 23 का पहाड़ा से एक बार में, ये 3 बार में कट जाएगा। 23 का पहाड़ा से 23 दिया कितना होता है 69, तो 1/3 बराबर y आ गया। अब इस y का जो वैल्यू है, मान है, वो किसी भी एक में रख देते हैं। तो ऊपर जो रखा हुआ है उसमें हम लोग रखते हैं। तो देखिए कितना लिखा हुआ वहाँ पे 2/x प्लस 3/y रखा हुआ है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 3/y लिखा हुआ है, तो y की जगह 1/3 लिखेंगे। 1/3 बराबर 13। अब यहाँ पे आप गौर कीजिएगा तो देखिए क्या होगा, 2/x प्लस ये 3 जो है वो ऊपर चल जाएगा और वो 3 और के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और नीचे तो 1 लिखा हुआ है तो उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 2/x बराबर कितना हो जाएगा 13 और -9, 13 - 9 कितना हो जाता है 4 हो जाता है। अब सेम उसी तरह इस x को आप उधर लेके जा सकते हैं और इस 4 को इधर ला सकते हैं। तो आपके पास कितना होगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपके पास होगा 2/4 बराबर x। अब 2 का पहाड़ा 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो देखिए x बराबर कितना हो गया 1/2। देखिए हम लोग का आंसर यही आया था, x बराबर आया था 1/2 और y बराबर आया था 1/3। तो आप इस तरह से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बिना रैखिक समीकरण में बदले हुए। लेकिन कब, जब इस तरह का केस हो तब 1/x नीचे लिखा हुआ या 1/y ऐसे लिखा हुआ है। तो यदि नीचे x के साथ और कोई नंबर आ जाता है तो हम लोग नहीं कर सकते हैं। जैसे यहाँ x - y लिखा हुआ है, y - 2 लिखा हुआ है, तो इसमें क्या होगा, इसमें भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होगा, प्रॉब्लम होगा थोड़ा सा हम लोगों को ज़्यादा कैलकुलेशन वगैरह करने में। इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि एलसीएम वगैरह लेने में दिक्कत होगा। वैसे तो दिक्कत नहीं होगा, यदि आप देखिएगा तो बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। आप इसको एक बार ट्राई कर लीजिएगा। वैसे मैं एक बार बता देता हूँ इसको रैखिक समीकरण में बदल के, ठीक है। मैं इसको देखिए क्या लिखता हूँ, 5 × 1/x - 1 लिखता हूँ, क्योंकि वो तो नीचे है, प्लस वो तो 1/y - 2 लिखा हुआ ही है और बराबर 2 लिखा हुआ है। मैं क्या करता हूँ, मान लेता हूँ कि माना कि 1/x - 1 बराबर a और 1/y - 2 बराबर b। तो देखिए ये कितना हो गया 5 पे प्लस b बराबर 2। ये हुआ हमारा समीकरण 1। सेम इसी तरह यदि हम इसको लिखेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, 6b माइनस 6a होगा, सॉरी यहाँ पे क्या होगा 6a होगा, क्योंकि हमने 1/x - 1 को क्या माना है, a माना है। तो 6a माइनस इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 3b बराबर 1। ये हुआ हमारा समीकरण 2। अभी इस दोनों को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मैंने कहा था कि हम लोग उससे मल्टीप्लाई करेंगे जिससे मल्टीप्लिकेशन आसान हो। तो अब देखिए यहाँ पे 5 दिख रहा है और यहाँ पे 6 दिख रहा है, तो सिंपल हम लोग ये भी कर सकते हैं, या फिर आप इसको भी हटा सकते हैं, इसको भी एक्सचेंज कर सकते हैं। चलिए मैं एक वहीं हटाता हूँ। तो हम लोगों ने क्या किया, इसको 6 से कर दिया और इसे 5 से कर दिया। तो देखिए ऊपर कितना आएगा हम लोग के पास, देखिए ऊपर आएगा हम लोग के पास 30a, 5a प्लस का 6 से हुआ तो 30a प्लस 6b बराबर कितना हो जाएगा 12, और यहाँ पे हो जाएगा 30a माइनस 15b बराबर कितना हो जाएगा 5। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। घटाने पर अब ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे घटाने पर क्या हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो 21b बराबर कितना हो जाएगा 12 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 7। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि b बराबर कितना हो जाएगा 7/21। 7/21 मतलब 7 एकम 7, 7 × 21 मतलब b बराबर हो गया 1/3। अब b यदि 1/3 हो गया तो किसी एक में हम पुट करके a भी निकाल सकते हैं। तो देखिए हम लोग इसमें पुट करते हैं 5a प्लस b, 5a प्लस b बराबर 2 में हम लोग b का वैल्यू रखते हैं। तो हम लोग लिखेंगे कि b बराबर 1/3 समीकरण 1 में रखने पर तो हम लोग के पास कितना होगा, देखिए 5a प्लस b का वैल्यू कितना आया, अभी आप लोगों ने देखा कि कितना है 1/3 है, तो इसके जगह हम लोग रखेंगे 1/3 बराबर 2। अब देखिए क्या होगा, 5a बराबर हो जाएगा 2 माइनस 1/3। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। किस तरह से सॉल्व करेंगे हम लोग, 2 के नीचे कुछ नहीं है तो एलसीएम ले लेंगे हम लोग। तो एलसीएम लेंगे तो 1 और 3 का एलसीएम होगा 3, यहाँ पे 1 से डिवाइड करेंगे हम लोग 3 में तो 3 2 हो जाएगा 6, माइनस हो जाएगा यहाँ पे 3 से 3 में डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, 1 × 1 1 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से कितना आ गया 5a बराबर आ गया हम लोग के पास 5/3। तो देखिए यहाँ से हम लोग के पास कितना आ गया 5a बराबर आ गया 5/3।
3। अब क्या कर सकते हैं, देखिए a के साथ ये 5 मल्टीप्लिकेशन में है, तो a बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग 5/3, और वो 5 नीचे आ जाएगा, तो 5 और 5 कट गया, तो हम लोग कितना आ गया, a बराबर 1/3। आप क्या कर सकते थे, देखिए यहाँ भी 5 लिखा और यहाँ भी 5 लिखा हुआ, दोनों तरफ मल्टीप्लिकेशन में दिया हुआ, मतलब गुना के फॉर्म में दिया हुआ, तो हम डायरेक्टली 5 और 5 को काट के लिख सकते थे a बराबर 1/3। अब देखिए हम लोग के पास क्या आ गया, a बराबर 1/3 आ गया और b बराबर 1/3 आ गया। अब a हम लोग किसको माने थे, तो आप ध्यान दीजिए a हमने माना था 1/x-1 को, तो मतलब ही जो हम लोग का आया 1/x-1 जो है वो आया है 1/3, और हमने y के मतलब b किसको माना था 1/y-2 को, तो 1/y-2 अभी हम लोग के पास आया है 1/3। अब यहाँ से हम लोग x और y का मान निकालेंगे, तो आप यहाँ पे यदि देखिएगा तो कितना आ जाएगा, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब तिरछा तिरछी हम लोग गुना करेंगे, तो x-1 बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा 3 + 1 हो जाएगा 4, क्योंकि ये -1 उधर जाएगा तो हो जाएगा +1, तो x बराबर हो गया 4। और इसको यदि हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ से, तो y-2 बराबर हो जाएगा 3, y-2 बराबर 3 हो गया, तो y कितना हो जाएगा 2 उधर जाएगा, तो इधर देखिए -2 है तो उधर जाएगा तो +2 होगा, तो 3 + 2 हो जाएगा 5, तो x बराबर आ गया हम लोग के पास 4 और y बराबर आ गया हम लोग के पास 5। आप इस जो वैल्यू आया है, आपका जो मान आया है, आप इस जो दो इक्वेशन दिया गया, समीकरण दिया गया, इसमें संतुष्ट करके देख सकते हैं। या फिर यदि आपको a और b का मान संतुष्ट करके देखना है, तो a जो आया 1/3 और b जो आया 1/3 अब इस समीकरण में डाल के देख लीजिए, और एक जो दूसरा समीकरण था आपके पास 6a-3b, मतलब इस दोनों में पुट करके आप देख सकते हैं। ठीक है, आप इसको डायरेक्टली भी बना सकते थे, जिस तरह मैंने कहा कि आप डायरेक्टली सॉल्व कर दीजिए इसको। डायरेक्टली सॉल्व करने में भी कोई दिक्कत नहीं है, देखिए मैं बताता हूँ डायरेक्टली किस तरह से सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखिए मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व करके बताता हूँ। डायरेक्टली में किस तरह से सॉल्व करना है, देखिए क्या लिखा हुआ 5/x-1 प्लस 1/y-2 बराबर कितना लिखा हुआ हम लोग के पास 2 लिखा गया है। ठीक है, दूसरा समीकरण जो है वो क्या है 6/x-1 माइनस कितना लिखा हुआ है 3/y-2, 3/y-2 बराबर कितना लिखा गया है 1। तो देखिए 1 लिखा गया, तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें ये समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब हम लोग को गुना करना है, तो इसमें हमने गुना कर दिया 6 से और इसमें गुना कर दिया हमने 5 से, क्योंकि यहाँ 6 और यहाँ 5 है, तो दोनों को एक्सचेंज करके कर दिया हम लोग। ऊपर कितना आएगा देखिए 30/x-1, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन तो ऊपर ही होगा 6/y-2, और इधर आ जाएगा 12, इधर आ जाएगा हम लोग 30/x-1 प्लस, नहीं यहाँ पे माइनस है तो माइनस होगा, और 15/y-2 आ जाएगा, और इधर बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो देखिए सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट। देखिए हम लोगों ने यहाँ माइनस किया तो ये कैंसिल आउट हो गए पूरे। यहाँ पे क्या होंगे, देखिए यहाँ पे 6 लिखा गया, यहाँ 15 लिखा गया, और नीचे y-2 है, तो दोनों डायरेक्टली ऐड कर देंगे हम लोग। देखिए दोनों का एलसीएम आएगा y-2 और ऊपर में आएगा 6 + 15, तो कितना आ जाएगा 21/y-2, तो हम लोग के पास आ जाएगा 21/y-2 बराबर 12 में से 5 जाएगा तो हो जाएगा 7। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, इस y-2 को मैं इधर भेज सकता हूँ और 7 को इधर ला सकता हूँ, तो 21/7 बराबर कितना हो जाएगा y-2 हो जाएगा। 7 का पहाड़ा से 3 बार में कैंसिल आउट हो सकता है, तो 3 बराबर हो गया y-2, तो y कितना आ जाएगा हम लोग के पास, तो देखिए इधर -2 है तो इधर आएगा तो हो जाएगा +2, तो हो जाएगा 5, तो देखिए y बराबर आ गया 5। सेम इसी तरह करके आप x का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए y बराबर 5 हम लोग का यहाँ से भी आया था, ठीक है, तो y बराबर 5 आया था हम लोग का, तो आप इसी तरह से y बराबर 5 और x बराबर भी निकाल सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। इस क्वेश्चन को समझाने से पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए कि एक नदी है, जैसा कि यहाँ पे बहते हुए दिखाया गया। अब नदी में नाव जो है वो इधर चल रहा है, ठीक है, नाव जो है वो इधर चल रहा है, और ये जो नदी बह रही है वो भी इधर बह रही है। तो अब बताइए कि नाव का टोटल जो स्पीड होगा धारा के अनुकूल। देखिए हम लोग समझिए कि कोई चीज़ है, यदि इधर लिखा हुआ है और ये इधर बह रही है नदी और ये भी इधर जा रही है, तो ज़्यादा स्पीड से जाएगी, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, धारा के अनुकूल। क्या बोलते हैं हम लोग, धारा के अनुकूल, मतलब जिधर धारा जा रही है उधर ही नाव जा रहा है। जैसे कि जिधर धारा जा रही है, जिधर धारा बह रही है उधर ही नाव जा रहा है,
तो नाव को कम बल लगाना पड़ेगा, मतलब नाव जल्दी तेजी से जाएगा। अब इसका दूसरा केस समझिए कि धारा इधर बह रही है मेरा, लेकिन नदी जो मतलब लेकिन जो नाव है वो इधर जा रहा है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस को हम लोग बोलते हैं धारा के प्रतिकूल। क्या बोलते हैं हम लोग, धारा के प्रतिकूल। अब देखिए धारा के प्रतिकूल, आप समझिए मैं एक एग्जांपल देता हूं कि आप तैर रहे हैं और जिधर से पानी बहते हुए आ रही है आप उसके उल्टा तैर रहे हैं, तो आपको ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा या नहीं, ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो यदि धारा इधर बह रही है और नदी इधर बह रही है, तो इधर जब बहेगी तो ये कम स्पीड से बहेगी, क्योंकि नदी की धारा इधर खींचने के चाहेगी इसको। तो इस चीज़ को मैं समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए कि मैंने एक एग्जाम्पल लिया कि यहाँ पे नाव है, ठीक है। धारा के अनुकूल का केस मैं समझा रहा हूँ पहले। धारा के अनुकूल, ये नाव है मेरा, मैं यहाँ पे नाव बना देता हूँ। यहाँ पे हमारा हो गया नाव। अब ये चल रही है, ये कुछ स्पीड से इधर चल रही है और धारा भी मेरा इधर बह रही है। तो मैंने क्या किया, नाव का जो स्पीड है वो माना x किलोमीटर पर आवर, और जो धारा का स्पीड था उसे मैंने मान लिया y किलोमीटर पर आवर। आप यहाँ पे समझिएगा कि ये जो x किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है वो स्थिर जल में नाव का गति मैंने लिया है, स्थिर जल में। तो आप समझिए यदि धारा के अनुकूल मैं गति लूँगा, नाव का चाल यदि मैं जानना चाहूँ, नाव का चाल या फिर नाव की गति धारा के अनुकूल कितनी होगी, तो आप बोलेंगे धारा के अनुकूल आप पूछ रहे हैं तो दोनों स्पीड क्या होगा, आपस में जुड़ जाएंगे, क्योंकि वो ज़्यादा तेज़ी से चलेगी y के स्पीड से भी और x के स्पीड से भी। तो ये कितने हो जाएंगे, x प्लस वाई हो जाएंगे, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाएंगे। अब इसी का जस्ट आप एक उल्टा समझिए, धारा के प्रतिकूल मैं कहता हूँ यदि, तो नदी तो इधर बह रही थी हमारा, लेकिन मैंने नाव को इधर चला दिया, नाव को जस्ट उसके उल्टा में चला दिया। तो नाव का गति मैंने कितना माना था, x, और ये कितना है, y। इस केस में धारा के प्रतिकूल उसकी गति क्या होगी, कम होगी। तो यदि हम बोलें कि नाव की गति यदि धारा के प्रतिकूल यदि हम लोग निकालना चाहें तो कितनी होगी, प्रतिकूल, तो सिंपल सी बात है कितनी हो जाएगी, x माइनस वाई हो जाएगी। तो x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ये समझ में आया आप लोग को कि यदि धारा के अनुकूल है तो नाव की जो टोटल गति होगी तो वो ज़्यादा होगी, और धारा के प्रतिकूल जो नाव की गति है वो क्या होगी, कम होगी। अब ये यदि आपको समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं, और कुछ नहीं किया गया इस क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन को आराम से पढ़िए और देखिए किस तरह से बनता है। बोलता है एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। 30 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और अनुकूल 44 किलोमीटर जाने में नाव को कितना लगता है, 10 घंटा। 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल एवं 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। दूसरा केस यह है कि यदि वो धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर और धारा के अनुकूल यदि 55 किलोमीटर चलती है तो उसे कितने घंटा का सामना करना पड़ता है, 13 घंटा। तो बोला है धारा की चाल तथा नाव की स्थिर पानी में चाल ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश किया, उसी को यहाँ पे लिख दिया गया है कि नाव का जो स्थिर जल में चाल है उसे हमने क्या मान लिया, x किलोमीटर पर आवर मान लिया, क्योंकि हमें पता नहीं है कितनी है। सेम उसी तरह हमने क्या किया कि धारा के चाल को भी हमने मान लिया कुछ, तो उसे हमने बोल दिया y किलोमीटर पर आवर। अब हमने देखा कि धारा के जो अनुकूल होती है वो चाल क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो दोनों आपस में ऐड हो जाते हैं तो x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाएंगे। और नाव की धारा के प्रतिकूल यदि चाल की बात करें तो कितनी हो जाएगी, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, कम होगी, तो x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर हो गई। अब देखिए पहली स्थिति को जिक्र करते हैं मैं, देखिए पहली स्थिति यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये हम लोग का है पहली स्थिति, ठीक है, और ये हम लोग का है दूसरी स्थिति। मैं दोनों स्थिति के बारे में बता रहा हूँ, अब ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। पहली स्थिति और दूसरी स्थिति। पहली स्थिति में समय कितना लगा है, 10 घंटा, समय कितना है, 10 घंटा। दूसरी स्थिति में समय कितना लगा है, तो इस केस में लगा है समय 13 घंटा। धारा के अनुकूल दूरी, तो यदि हम लोग देखें
तो धारा के अनुकूल कितना समय लगा, देखिए धारा के अनुकूल तय की गई दूरी सेम उसी तरह यहाँ पे हम लोग लिखेंगे धारा के अनुकूल तय की गई दूरी, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ धारा के प्रतिकूल तय की गई दूरी, धारा के प्रतिकूल तय की गई दूरी। ठीक है, दोनों केस में ले रहा हूँ। यहाँ पे आपको लिखना है सेम वही चीज, यहाँ पे प्रतिकूल तय की गई दूरी कितना है, और यहाँ पे अनुकूल लिखना है। मैं यहाँ पे नहीं लिखा हूँ, आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा जो इधर लिखा मैंने। तो पहली स्थिति में धारा के अनुकूल हमने कितनी गति तय की, तो देखते हैं हम लोग। पहले धारा के अनुकूल हमने चला 44 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर। तो इसमें चला हम लोगों ने 44 किलोमीटर और इसमें चला हम लोगों ने 30 किलोमीटर। इधर यदि हम लोग दूसरी स्थिति में देखें तो देखिए दूसरी स्थिति में यदि हम लोग देखते हैं तो हम लोग धारा के प्रतिकूल चले हैं 40 किलोमीटर और अनुकूल चले हैं 55 किलोमीटर। अनुकूल चले हैं 55 किलोमीटर और प्रतिकूल कितना चले हम लोग 40 किलोमीटर। तो प्रतिकूल हो गया हम लोग का 40 किलोमीटर। अब यहाँ पे आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए अनुकूल प्रतिकूल, आप लोगों को एक चीज़ पता होगा कि समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो यहाँ पे हम लोगों को पता है कि समय जो होने वाला है वो होने वाला है दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल। जिसको नहीं समझ में आ रहा वो आप क्या कर सकते हैं कि आप जो चाल का जो नियम लिखे हैं यहाँ से भी समझ सकते हैं। देखिए चाल की यदि आप यूनिट को देखें, इकाई को देखें, तो इधर क्या लिखता है दूरी, किलोमीटर, दूरी बाय कितना लिखा हुआ है, समय लिखा हुआ है। तो यदि आप समय को इधर लेके चल जाते हैं तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बाय चाल। तो देखिए इस धारा के अनुकूल तय की गई दूरी यदि हमें पता है तो हम समय निकाल सकते हैं। तो समय कितना होगा, तो समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना हम लोग के पास 44 बटे चाल। तो धारा के अनुकूल हम लोग यदि देखें तो धारा के अनुकूल कितना चाल था हम लोग का x प्लस वाई, तो इतने घंटे लगे। सेम इसी तरह यदि हम लोग देखें तो धारा के प्रतिकूल यदि हम लोग देखते हैं तो 30 किलोमीटर था, और इस समय धारा के प्रतिकूल जो स्पीड है, जो चाल है, वो कितनी है x माइनस वाई, तो इतने घंटे हो जाएंगे। ठीक है, अब ये ध्यान दीजिए कि पहली स्थिति में इस समय को और इस समय को जोड़ने पर हम लोग का कितना आ रहा है, 10 घंटा आ रहा है। तो हम लोग का देखिए पहला इक्वेशन बन चुका है 44 बाई एक्स प्लस वाई प्लस 30 बाई एक्स माइनस वाई बराबर 10 घंटे। समीकरण 1 बन चुका है। ठीक है, अब दूसरे समीकरण की बात करते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग समय निकाल सकते हैं। तो हम लोग का समय कितना आएगा, 55 बाई एक्स प्लस वाई घंटे। अनुकूल है। इस केस में यदि हम समय की बात करें तो इस केस में हमारा समय कितना आएगा, तो इस केस में हमने चला है 40 किलोमीटर, तो 40 बाई एक्स माइनस वाई घंटे। अब यदि हम बात करते हैं दूसरी स्थिति में तो बोलता है कि इस दोनों को जोड़ने पर कितना आता है, 13 घंटा आता है। तो इस दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं। यहाँ पे कितना लिखा हुआ 55 एक्स प्लस वाई प्लस कितना लिखा हुआ 40 बाई एक्स माइनस वाई, 40 बाई एक्स माइनस वाई बराबर कितना 13 घंटे। दोनों समीकरण 1 और एक समीकरण 2। अब यहाँ से एक्स और वाई को हम लोग को निकालना है सॉल्व करके। तो आप किसी तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, या तो एक्स प्लस वाई को ए मान लीजिए, एक्स माइनस वाई को बी मान लीजिए। वहाँ से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली सॉल्व कर लीजिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि देखिए यहाँ पे कितना लिखा हो 44, यहाँ पे कितना लिखा हो 55। तो इसका यदि हम सिंपलेस्ट रेशियो देखें तो 44 और 55 यदि लिखा हुआ है तो ये सेम टेबल से कटते हैं, जो है 11, 4 और 5। मतलब बेसिकली आप ये बोल सकते हैं कि मैं यदि इसको 5 से और इसको मैं यदि 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो काम हो जाएगा। यदि इसमें आपको यदि दिक्कत लग रहा है तो इसको छोड़ दीजिए आप,
इसको देख लीजिए, आगे वाले को देख लीजिए, ये सिंपल दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे कितना दिख रहा है 30, यहाँ पे कितना दिख रहा है 40। तो 30 और 40 का सिंपल अनुपात दिखेंगे तो 3 और 4 है, तो मतलब उल्टा हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये इससे इधर से मल्टीप्लाई होगा, ये इधर से होगा, तो इसको 4 से कर देते हैं और इसका मैं कितने से कर देता हूँ, 3 से कर देता हूँ। इसका करने से फ़ायदा क्या होगा, अब बोलिएगा इससे फ़ायदा क्या होगा हम लोग को। तो देखिए फ़ायदा ये होगा कि ये 120 बन जाएगा और ये भी 120 बन जाएगा, और उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो कैंसिल आउट करेंगे तो हमारा काम आसानी से हो जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो ऊपर देखिए 44 का 4 के साथ गुना होगा तो कितना होगा, 4 चक 16, 4 चक 16 17, 176 बाई एक्स प्लस वाई प्लस कितना होगा 120 बाई एक्स माइनस वाई बराबर कितने हो जाएंगे 40। और इधर यदि हम लोग देखें तो 55 गुना 3, 5 या 15, 5 हाथ में 5 या 15, 116, 165 बाई एक्स प्लस वाई, यहाँ पे प्लस 120 बाई एक्स माइनस वाई, ठीक है, 3 से गुना हो रहा है, और इधर हो जाएगा 13 तिया 39। अब यदि मैं इसे माइनस करता हूँ तो अब ध्यान दीजिए, सब्ट्रैक्ट मतलब घटाने पर क्या होगा, ये माइनस और ये माइनस, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। और नीचे में देखिए एक्स प्लस वाई लिखा हुआ है, तो इस दोनों को यदि हम सॉल्व करेंगे तो एक्स प्लस वाई तो नीचे एलसीएम के रूप में आ जाएगा, ऊपर में कितना आएगा 176 माइनस 165, और बराबर इधर कितना आ जाएगा, देखिए 40 में से 39 यदि जाता है तो कितना बचता है 1। तो यदि मैं देखता हूँ तो एक्स प्लस वाई उधर चल जाएगा, और इधर कितना बच जाएगा, 6 में से 5 गया 1, तो 7 में से 6 गया 1, तो एक्स प्लस वाई बराबर हो गया 11। देखिए यहाँ से कितना आ गया हम लोग के पास, एक्स प्लस वाई बराबर 11। तो देखिए एक्स प्लस वाई बराबर आ चुका है हम लोग के पास 11। अब इसको हम लोग यदि इसमें पुट कर दे किसी एक में, तो देखिए ऊपर में पुट करते हैं तो कितना लिखा हुआ है, देखिए 44 बाई एक्स प्लस वाई प्लस 30 बाई एक्स माइनस वाई, 30 बाई एक्स माइनस वाई बराबर कितना लिखा हुआ है 10। कितना लिखा हुआ है 10। अब x प्लस वाई को यदि हम 11 यहाँ रखते हैं तो 44 बाई 11 प्लस 30 बाई एक्स माइनस वाई बराबर 10 होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ये 11 का पहाड़ा 4 बार में कट गया, फिर इस 4 को उधर लेके चल जाएंगे तो इधर कितना हो जाएगा 30 बाई एक्स माइनस वाई बराबर 10 माइनस 4। अब 10 माइनस 4 कितना होता है 6। अब क्या करता हूँ मैं, इस एक्स माइनस वाई को इधर लेके चल जाता हूँ और इस 6 को इधर लेके आ जाता हूँ, तो 30 बाई 6 बराबर कितने हो जाएंगे एक्स माइनस वाई, तो 6 पचे 30। तो यहाँ से हम लोग के पास दूसरा इक्वेशन आ गया, एक है एक्स प्लस वाई बराबर 11, जिसे मैं समीकरण 3 बोल दे रहा हूँ, और एक्स माइनस वाई बराबर 5, जिसे मैं समीकरण 4 बोल दे रहा हूँ। अब यहाँ से इस दोनों को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और यहाँ से एक्स और वाई निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ पे ध्यान में रखिए, दो बार आपको विलोपन विधि लगाना पड़ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको यदि हम घटाते हैं, घटाने का जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली जोड़ दीजिए। तो जोड़ने पे क्या होता है, साइन मेरा चेंज होता नहीं है, तो जोड़ने पे क्या होगा, ये y और y कट जाएंगे, इधर बच जाएंगे 2x बराबर 11 और 5 हो जाएंगे 16, तो x बराबर हो जाएंगे 16 बाई 2, 2 का पहाड़ा से 8 बार में, तो 2 8 16, तो x बराबर 8 हो गए। तो x प्लस वाई बराबर दिया हुआ था 11, तो y बराबर कितना हो जाएगा हम लोग के पास 11 माइनस एक्स, तो 11 माइनस 8, तो 11 माइनस 8 कितना हो गया 3, तो हम लोग के पास x बराबर आ गया 8 और y बराबर आ गया 3। अब x किसे माना था हमने और y किसे माना था, तो यदि आप ध्यान दीजिए तो x हम लोगों ने माना था कि नदी में नाव की गति कितनी है स्थिर जल में, तो हम लोग लास्ट में लिख देंगे नाव की स्थिर जल में चाल बराबर x, और x कितना है हम लोग का 8 किलोमीटर पर आवर आया है। और यदि धारा की चाल बताएं तो हम लोग तो y किलोमीटर पर आवर है, y कितना है हम लोग का, यदि देखें तो y कितना है हम लोग का, देखिए y कितना है हम लोग के पास 3 आया हुआ है, तो ये हम लोग लास्ट में लिख देंगे तो आसानी से हो जाएगा। या फिर आप लोग क्या कर सकते थे, देखिए ये जो 2 समीकरण आया है इसको आप लोग ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे। मैंने बताया कि अभी कि 1 बाई एक्स प्लस वाई को आप मान लीजिए a और 1 बाई एक्स माइनस वाई को मान लीजिए b, उस तरह से भी सेम ही आने वाला है, कोई अलग चीज़ नहीं आने वाला है। तो आपके पास हो जाएगा जो 2 इक्वेशन है उसे मैं बता देता हूँ कितना हो जाएगा आपके पास। देखिए यदि हम लोग देखें 2 इक्वेशन के बारे में तो आपके पास हो जाएंगे 44a प्लस 30b बराबर 10, ठीक है, और दूसरे इक्वेशन में जाएंगे 55a
प्लस 40b बराबर हो जाएंगे 13। इस दो इक्वेशन को सॉल्व करके आप पहले a और b को लाइए और a और b के जगह आप इसको 1/x प्लस वाई और 1/x माइनस वाई को रखिए, तो फिर x और y में आएगा समीकरण, और फिर x और y को सॉल्व कीजिए तो आपका ये जो x बराबर 8 आया है और y बराबर 3 आया है। उस तरह से भी करने पे वही आएगा। यहाँ पे देखिए वही चीज़ हुआ कि पहले हम लोग सॉल्व किए तो x प्लस वाई बराबर आया, फिर x माइनस वाई बराबर आया, और फिर इस दोनों को हम लोगों ने एक साथ सॉल्व किया तो x और y का मान निकला। ठीक है, आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। और आप यदि इसमें से कोई डाउट बचता है आप लोगों के पास तो आप हमें कमेंट करके पूछिए कि सर इस सवाल में डाउट आ रहा है, आप इसको क्लियर कर दीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। आप देखिए जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा तो आपको पता होगा यूट्यूब की जो पॉलिसी है कि 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद आपको लाइव क्लासेस मिलेगा। ठीक है, तो लाइव कर सकते हैं डायरेक्टली मोबाइल फ़ोन से, तो उसके बाद आप लोग को इसका भी लाभ मिलेगा, डायरेक्टली आप लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और घर में रहिए, स्वस्थ रहिए और सेफ रहिए, और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।